हेलो दोस्तों। तो भैया आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में। क्लास आपकी है दूसरी यूनिट। जो जो पेपर आप पढ़ रहे हैं उसी की दूसरी यूनिट है। इसमें आपको पढ़ना है टाइप ऑफ इकोसिस्टम। टाइप ऑफ इकोसिस्टम में ऐसे जनरली आप देखेंगे तो एक हो गया आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम और एक हो गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अच्छा, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक समझ रहे हैं, जो जल से संबंधित है, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो स्थल से संबंधित है। स्थल मतलब धरातल से, जमीन से। तो भैया इसमें देखेंगे आप कि जो टाइप ऑफ इकोसिस्टम है, क्योंकि इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको इकोसिस्टम का कंपोजिशन बताया था, उसका कंपोनेंट भी बताया था कि किस तरह से वह एक दूसरे से कंबाइंड होकर के पूरा चैनल को चलाती है। तो इसमें देखेंगे आप जो टाइप ऑफ इकोसिस्टम है भाई, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया एक, और एक हो गया एक्वेटिक इकोसिस्टम। दोनों आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को आप स्थलीय इकोसिस्टम भी कहते हैं। आप स्थलीय इकोसिस्टम कह सकते हैं, और इसको एक्वेटिक को आप जलीय जलीय इकोसिस्टम कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी में उसका नाम है। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इसमें एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम का मतलब हो गया कि जो जंगलों का इकोसिस्टम चलता है, और जो जंगल का इकोसिस्टम चलता है वो प्रोड्यूसर है, उसके बाद उसमें कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर, उसके बाद डिकम्पोजर है। तो इसके पीछे का जो क्लास था उसमें बताया गया था, ये सभी चैनल मिलकर के जो सिस्टम बनाएंगे। तो जो फॉरेस्ट के लिए चलता है वह पहला आएगा इसमें टेरेस्ट्रियल वाले में, जिसको हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहते हैं। जो जंगल का पारिस्थितिक तंत्र होता है वह फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। दूसरा हो गया क्रॉप लैंड इकोसिस्टम, जो फसल आप रोपते हैं या लगाते हैं या खेती करते हैं, उसका अपना जो सिस्टम चल रहा है, उसके सिस्टम को क्रॉप लैंड इकोसिस्टम कहते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि जो फसल का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, फसल पारिस्थितिकी तंत्र। उसी तरह से ग्रास लैंड इकोसिस्टम होता है। ग्रास लैंड का मतलब हो गया कि घास के मैदान का इकोसिस्टम, और घास के मैदान का इकोसिस्टम सेम वैसी है, जैसे उसमें प्रोड्यूसर होगा, कंज्यूमर होगा और डिकम्पोजर होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से जब आप आएंगे आगे, सेमी एरिड एरिया, ऐसी एरिया जो अर्ध शुष्क हो, बहुत सूखी नहीं हो, बहुत गीली नहीं हो, ऐसी कंडीशन जो सेमी एरिड एरिया कंडीशन है, जो अर्ध शुष्क होती है, बहुत शुष्क नहीं होती, ठीक है ना, नमीदार कंडीशंस में रहती है। वहां पर अगर इस तरह का इकोसिस्टम चलता है तो ऐसे इकोसिस्टम को सेमी एरिड एरिया इकोसिस्टम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हो गया एक डिजर्ट इकोसिस्टम। अब डिजर्ट इकोसिस्टम का मतलब हो गया कि जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो इकोसिस्टम चलता है, समझ पा रहे? तो मरुस्थलीय इकोसिस्टम हो गया आपका जो ज्यादा शुष्क कंडीशन में चलता है, ठीक है, वो कहलाएगा आपका डिजर्ट इकोसिस्टम। इसके बाद माउंटेनस या माउंटेन्स इकोसिस्टम, जो पहाड़ का इकोसिस्टम है, ठीक है ना, उसको माउंटेन इकोसिस्टम कहते हैं। एक चीज आपको कॉमन फैक्टर सब में मिलेगा, वो कॉमन फैक्टर ये है कि सभी में प्रोड्यूसर होगा, सभी में कंज्यूमर होगा, सभी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जिसकी जहां तक चैन चलेगी ट्रॉपिक लेवल जाएगा, और उसके बाद आएगा उसका डिकम्पोजर। तो ये सभी में चलेंगे, किसी में ट्रॉपिक लेवल अधिक होता है, किसी में ट्रॉपिक लेवल कम होता है, ठीक है। एक उसके बाद एक जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, उसमें एक है ईसलैंड इकोसिस्टम, जो द्वीप का इकोसिस्टम होता है, जो किसी टापू या टीले का इकोसिस्टम होता है, जो किसी छोटे छोटे द्वीप जो होते हैं, ठीक है ना, उनका इकोसिस्टम जो चलता है उसको कहते हैं ईसलैंड इकोसिस्टम। अब आप ये समझिएगा भैया कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जिसको जलीय इकोसिस्टम कहते हैं। अब जलीय इकोसिस्टम का संबंध पानी से है। अब ऐसा इकोसिस्टम जो पानी में चलता है या पानी से संबंधित है, तो पानी से क्या संबंधित गया, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है। अच्छा, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया जो किससे संबंधित है, आपका जल से संबंधित है, तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। उसी तरह से लैक इकोसिस्टम हो गया,
और लैक इकोसिस्टम झील से संबंधित है, तो झील का इकोसिस्टम भी हो गया। झील में भी पानी है, पानी से संबंधित है, एक्वेटिक में आएगा। पॉन्ड से, तो पॉन्ड का संबंध पानी से है, तो एक्वेटिक में आएगा। उसके बाद वेटलैंड एरिया, अब ये ध्यान देंगे कि ऐसी भूमि जो आर्द्र भूमि होती है, जो सूखी नहीं होती बल्कि खूब गीली होती है, जहां पर लगभग पानी हमेशा हर मौसम में कहीं ना कहीं से मिला रहता है, उसे बारिश होती रहती है या फिर पानी हर मौसम में वो मिलता है, तो ऐसी एरिया जो बरसात के पानी से या ऐसे पानी से ढकी रहती है, गीली रहती है, और ऐसे एरिया को आप वेटलैंड इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद रिवर इकोसिस्टम, जो नदी का पारिस्थितिकी तंत्र चलता है, नदी का इकोसिस्टम हो गया। उसके बाद डेल्टा इकोसिस्टम, ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा इकोसिस्टम होता है जब कोई नदी किसी दूसरी नदी में जाके जहां मिलती है, उसका जो मुहाना होता है, या सागर में मिलती है, या किसी दूसरे बड़े नदी में मिलती है, तो जहां से उसका पानी का ढलान होता है, तो उसका मुंह चौड़ा हो जाता है। अब पानी निकलेगा तो मुंह चौड़ा होगा, तो पानी धीरे धीरे दरार बना करके चारों तरफ वो बहने लगता है। तो वहां पर जो पानी अपने साथ मिट्टी को लाता है, वो पानी चारों तरफ क्या करता है, मिट्टी को फैला देता है, और वहां पर नाले जैसा यानी पतले पतले दरार जैसे वितरिका बन जाती हैं, और वो वितरिका जो बनती है उससे पानी निकलता रहता है, तो उनके बीच बीच का जो एरिया है वो डेल्टा कहलाता है। उस वाले हिस्से में जो इकोसिस्टम चलता है उसको कहते हैं डेल्टा इकोसिस्टम। इसके बाद एक है मेराइन इकोसिस्टम, आप इसको सी इकोसिस्टम या ओशियन इकोसिस्टम कह सकते हैं, समुद्री इकोसिस्टम कह सकते हैं, या महासागरी इकोसिस्टम कह सकते हैं, सागरी या महासागरी इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। इसको मेराइन इकोसिस्टम कहा जाता है, क्योंकि समुद्री जल खारा होता है, और खारे जल को आप मराइन वाटर कहते हैं। तो मराइन वाटर या मरीन वाटर का मतलब होता है लवणीय जल, ऐसा जल जिसमें नमक की मात्रा पाई जाती है और नमक होता है। ठीक है ना। तो ऐसे जल में जो इकोसिस्टम चलता है, और सबसे बड़ा इकोसिस्टम समुद्र का इकोसिस्टम है, जिसे मेराइन इकोसिस्टम आप कहते हैं, और मेराइन इकोसिस्टम सबसे बड़ा इकोसिस्टम। तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अब आपके सिलेबस के नजरिए से आपको देखना है, तो आपको सभी इकोसिस्टम्स में एक कॉमन फैक्टर मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक कॉमन फैक्टर भैया आपको ये मिलेगा कि ऐसे आप समझ लीजिए कि जैसे कोई भी इकोसिस्टम होगा, चाहे एक्वेटिक इकोसिस्टम है चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, सभी में पहला क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है। ठीक है ना। अब प्रोड्यूसर के बाद होता है कंज्यूमर। ठीक है ना। और कंज्यूमर के अंतर्गत, इसके अंतर्गत प्राइमरी कंज्यूमर, इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके बाद इसी में टर्शियरी कंज्यूमर, और उसके बाद इसी में क्वार्टनरी कंज्यूमर। ठीक है ना। ये कंज्यूमर है। इसके बाद जब प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, ठीक है ना, दो हो गए, क्योंकि ये बायोटिक फैक्टर की बात आप लिख रहे हैं, बायोटिक फैक्टर में। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और उसके बाद तीसरा नंबर आएगा डिकम्पोजर, जिसमें आएंगे बैक्टीरिया, फंगस या माइक्रोब्स, जो किसी भी इस सिस्टम को सड़ा सकते हैं, विघटित कर सकते हैं, गला सकते हैं, और पुनः उनको उसी मिट्टी में मिला सकते हैं जिससे उनका निर्माण हुआ। समझ पा रहे हैं। तो आप जितना भी इकोसिस्टम पढ़ेंगे, चाहे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, चाहे क्रॉपलैंड इकोसिस्टम हो गया, चाहे ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, सेमी एरिड एरिया इकोसिस्टम हो गया, डिजर्ट इकोसिस्टम है, माउंटेन इकोसिस्टम है, उसके बाद ईजलैंड इकोसिस्टम है, उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, लैक इकोसिस्टम है, वेटलैंड इकोसिस्टम है, रिवर इकोसिस्टम है, डेल्टा इकोसिस्टम है, उसके बाद मैराइन इकोसिस्टम, सी इकोसिस्टम या फिर ओशियन इकोसिस्टम है। सभी इकोसिस्टम का एक बेसिक फीचर होगा कि सभी में प्रोड्यूसर होंगे, कंज्यूमर होंगे, कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टररी होगा, और उसके बाद क्या होगा, डिकम्पोजर। बात एक चीज का ध्यान देना है इसमें, बात एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि किसी में ये जो ट्रॉपिक लेवल है, किसी में घट सकता, किसी में बढ़ सकता है।
हमेशा ध्यान दीजिएगा कि किसी में ये संख्या घट सकती है और किसी में संख्या बढ़ सकती है, ठीक ना। किसी में ट्रॉपिक लेवल 1 2 3 तक जाते जाते इकोसिस्टम कंप्लीट हो गया, किसी में ट्रॉपिक लेवल 1 2 3 4 5 तक जाकर के इकोसिस्टम कंप्लीट हो गया। तो इस इसका आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि सब में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरी होना ही होना है। किसी में हो सकता है कि प्राइमरी सेकेंडरी तक जाकर के वो फिनिश हो जाए। तो जहां पर वो फिनिश हो रहा है, ऊपर वाला क्या कहलाएगा? टॉप कंज्यूमर कहलाता है। क्या कहला? टॉप कंज्यूमर कहलाएगा ऊपर वाला जो होगा। समझ पा रहे? अब देखिएगा, आपके सिलेबस के हिसाब से कहा है कि इतने इकोसिस्टम जो टाइप्स हैं उसमें से किसी एक इकोसिस्टम की स्टडी आप करिए या उसका एग्जांपल आप दीजिए, और आपके सामने सब चांस है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम एकदम बिल्कुल सबके सब सिंपल है, क्योंकि सबका एक कॉमन फीचर क्या है कि सब में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी और डिकम्पोजर है। तो इसलिए क्योंकि सब में एक कॉमन फैक्टर है, तो बस क्या होगा कि जो जीव होंगे वो चेंज होंगे, थोड़ा बहुत बस चेंज होंगे, क्योंकि वहां की जहां की वो जलवायु होगी, जैसा परिवेश होगा, जैसा इन्वायरमेंट होगा, जैसा वहां का इकोसिस्टम होगा, उसके अनुसार वहां का जीव होगा। विशेषता वहां के जीवों का बस आप नाम थोड़ा सा पढ़ लेंगे या समझ लेंगे या देख लेंगे तो आपको ये इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली सबके सब याद हो जाएंगे, क्योंकि सबका एक कॉमन फीचर है कि सब में प्लांट होगा। तो क्योंकि आपको कल मैंने पढ़ाया था कि जो प्रोड्यूसर हैं वो ऑल ग्रीन प्लांट हैं, जो हरे पौधे फोटोसिंथेसिस करेंगे, भोजन बनाएंगे, और भोजन बनाएंगे तो प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आएंगे। खाना बना रहे हैं तो प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आएंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो अभी समझिएगा, फिर उसके बाद कंज्यूमर आएगा। बस मैंने बताया कि जैसे ये इकोसिस्टम अलग अलग है, ठीक है ना, तो अब ये सभी इकोसिस्टम सब मिल करके इकोलॉजी बनाते। ये बात मैंने कल आपको बताई थी, फैमिली मेंबर की तरह मैंने समझाया था इसको, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि जैसे सिस्टम इसमें चल रहा है तो इसी तरह से सभी में चलेगा। बस किसी में होगा कि ट्रॉपिक लेवल 1 2 3 तक जाके खत्म होगा, किसी का 4 तक खत्म होगा, किसी का 5 तक खत्म होगा। तो ये सब में अलग अलग बस कुछ प्लांट स्पेशल हो जाएंगे, रहेंगे प्लांट ही रहेंगे प्रोड्यूसर, लेकिन कुछ प्लांट स्पेशल हो जाएंगे ताकि आपको ये पता चलेगा कि यहाँ ये स्पेशल टाइप का है। ऐसा नहीं है कि सब में एक का पौधा लिख देंगे तो पता चलेगा कि यार जब फुलहीन में एक का पौधा है, एक ही पौधा है, एक ही कंज्यूमर है, प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला, टर्शियरी वाला, क्वार्टरी वाला, तो फिर आखिरकार इसमें डाइवर्सिटी क्यों दिख रही है, इसमें विविधता क्यों दिख रही है? नाम इतना आपने लिखा और पता चला कि सबका इकोसिस्टम एक कर दिया। क्योंकि प्रोड्यूसर में प्लांट आता है, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं है कि जो रिवर में प्लांट होगा वही प्लांट फॉरेस्ट में भी होगा, ऐसा नहीं है। पानी वाले पौधे पानी में होंगे, सूखे वाले पौधे, जमीन पर रहने वाले पौधे, टेरेस्ट्रियल पौधे जमीन पे होंगे। हैं दोनों पौधे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये चीज आपको ध्यान देना है। बस आपको पॉन्ड इकोसिस्टम, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर ये पूछा जाता है पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में या फिर यहाँ पे ग्रास लैंड इकोसिस्टम के बारे में। समझ पा रहे हैं? तो एक पॉन्ड इकोसिस्टम और एक ग्रास लैंड इकोसिस्टम। तो पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया और ग्रास लैंड इकोसिस्टम हो गया। इससे एक फायदा भी होगा कि पॉन्ड इकोसिस्टम रिलेटेड टू एक्वेटिक इकोसिस्टम और ग्रास लैंड इकोसिस्टम रिलेटेड टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? और सब में आपका एक कॉमन होगा, क्योंकि आप फूड चेन पढ़ेंगे तो ग्रास लैंड इकोसिस्टम का, तो ग्रास लैंड इकोसिस्टम का एक जनरल फीचर मैं आपको बता दूं, क्योंकि किताबों में इसका डायग्राम बहुत बेहतर तरीके से दिया हुआ है। जो किताब आपके पास है उस किताब में बहुत बेहतर तरीके से डायग्राम दिया हुआ है। बहुत घबराने की जरूरत नहीं, बस आप डायग्राम देखेंगे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाला इसको घास को खा रहा है तो ये इसको खा रहा है, इसको खा रहा है। वो तीर बना करके दिया हुआ है, बिल्कुल आप आराम से, क्योंकि अगर बनाना होता तो मैं भी बना देता, लेकिन हम बनाएंगे तो अब किताब नहीं खोलेंगे, इसलिए किताब थोड़ा सा ओपन करके देख लीजिए कहां पे ग्रास लैंड इकोसिस्टम है, आप उसको कर लीजिए और एक पॉन्ड इकोसिस्टम को समझ लीजिए, बना लीजिए। अगर पोखरा बना करके, तालाब बना करके उसमें मछली दर्शाना, उसमें प्लांट को दर्शाना, उसमें बड़ी मछलियों को दर्शाना, उसके ऊपर की बड़ी मछलियों को, गेम फिशेस को दर्शाना, थोड़ा सा अगर आप इसको सिस्टम को समझ लेंगे तो डायग्राम बनाना आपका आसान हो जाएगा, और आप बोर्ड की अपनी जो परीक्षा है, पूर्वांचल विश्वविद्यालय की जो परीक्षा है, उसमें आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं कॉपी में, ठीक है ना। तो ये समझिएगा ग्रास लैंड इकोसिस्टम कैसे शुरू होगा। ग्रास लैंड इकोसिस्टम में चलेगा आपका कैसे, घास होगी और घास के मैदान में टिड्डे दिखेंगे। अब मान लीजिए कि अगर टिड्डे दिखते हैं या फिर अन्य कोई जीव है, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ने के लिए भी कह सकते हैं कि हाँ चलिए ठीक है टिड्डा होगा, अरे और घास चरने वाला जंतु तो आ ही सकता है,
तो ये जो बनी बनाई जो प्रक्रिया उसके अनुसार पढ़ेंगे तो कहेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो चलो ठीक है, घास का मैदान हो तो बकरी आ जाएगी, हिरन भी आ सकता है उसमें, नील गाय भी आ सकती है उसमें। अब जो हर्बीवोरस होंगे उसको खाएंगे, और हर्बीवोरस के बाद उसको जो खाएगा वो कार्निवोरस होगा, तो हर्बीवोरस होगा तो प्राइमरी कहलाएगा, और कार्निवोरस होगा तो वो सेकेंडरी में जाएगा, और उसको कोई खा लेगा तो टर्शियरी में जाएगा। और इस तरह से अगर उसको मान लीजिए कि जैसे प्राइमरी में बकरी खा ली, चाहे भेड़ खा ली, अच्छा मान लीजिए गाय खा ली, तो अब गाय ने घास को खाया यानी प्रोड्यूसर को खाया, उसको सेकेंडरी ने खाया, सेकेंडरी को टर्शियरी ने खाया, वहीं पे गेम खत्म। तो जो गेम खत्म कर दिया, इकोसिस्टम कंप्लीट कर दिया, उसको कहेंगे गेम चेंजर या गेम या टॉपर कहेंगे आप उसको। समझ पा रहे हैं? तो उसी तरह से यहाँ पे पॉन्ड इकोसिस्टम। अब पॉन्ड इकोसिस्टम में एक विशेषता आपको ध्यान देनी है, इसमें स्पेशल क्या है कि पॉन्ड में होता पानी, और पानी के ऊपर तैरने वाले जंतु और पौधे दोनों होते हैं। तो जो तैरने वाले होते हैं उसे प्लैंक्टॉन्स कहते हैं, प्लवक कहते हैं। जो तैरने वाले उसको प्लवक कहते हैं, ठीक है ना, प्लैंक्टॉन कहते हैं। जो तैरने वाले हैं उसे प्लैंक्टॉन बोला जाता है, ठीक है। अब तैरने वाले जो प्लैंक्टॉन्स होंगे, तो प्लैंक्टॉन्स दो तरीके के होंगे, दो तरीके के जो होते हैं उसमें एक होता है एनिमल का, प्लैंक्टॉन, और जो प्लैंक्टॉन्स हैं इनको हिंदी में प्लवक कहते हैं। अब प्लवक दो तरीके के, एक होता है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है ना, और एक हो गया दूसरा जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। अब जूप्लैंक्टन क्या है कि जैसे तालाब की ऊपरी सरफेस है, ये पानी है, तो पानी के ऊपरी सरफेस में जो पौधे यानी छोटे छोटे जो माइक्रो लेवल पे जो पौधे हैं, ये जो पौधे पानी के ऊपर तैर रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, छोटे हैं, पानी में तैर भी रहे हैं, ऐसे पौधे को फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। और इनको जो खाएगा वो क्या कहलाएगा, जंतु में वो कहलाएगा जूप्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन इसको कहते हैं पादप प्लवक, और इसको कहते हैं जंतु प्लवक, ठीक है ना। अब ये इसको खाएगा। अब जब जंतु प्लवक है तो इसको छोटी छोटी मछलियां जो घूमती हैं, जो छोटे छोटे कीड़े घूमते हैं पानी में, वो खा जाएंगे जूप्लैंक्टन्स को। जूप्लैंक्टन्स ने खाया फाइटोप्लैंक्टन को, फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाया, जूप्लैंक्टन खाया क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड है। जूप्लैंक्टन्स को छोटी छोटी मछलियां खा सकती है, या फिर उसमें रहने वाले छोटे छोटे कीड़े खा सकते हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है ना, आर्थ्रोपोडा के मेंबर। और उसके बाद उनसे बड़ी मछलियां उस छोटी मछली को खा सकती है, कीड़ों को खा सकती है, और बड़ी मछलियां जो होती है उस छोटी मछली को खा सकती है, और बड़ी मछलियां जो होती है उनसे बड़ा कोई नहीं है उस तालाब में, और उससे बड़ा तो मानव है। मानव तो सभी इकोसिस्टम के ऊपर जाके बैठा हुआ है, सबका टॉपर है, इसलिए मानव का कहीं नाम नहीं लेंगे आप, क्योंकि मानव तो जहां चाहे वहां बैठ सकता है। परमिशन सरकार की हो तो शेर भी खा सकता है, परमिशन सरकार की हो तो हाथी खा सकता है। जब मानव मानव को खा सकता है तो कुछ खा सकता है, चमा जाएगा सबको। तो इसलिए मानव का कहीं नाम नहीं देखेंगे आप इकोसिस्टम में, कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं? इसलिए क्योंकि देखिए तालाब का इकोसिस्टम बड़ी मछलियों तक खत्म हो गया, वहीं तक है। अब आप कटिया फंसा के खींच लेंगे, जाल लगा के खींच लेंगे, अब खा गए उसको, तो गेम तो आपने बजा दी पूरा। ये होता है इकोसिस्टम का टॉपर। समझ पा रहे हैं? तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि पॉन्ड इकोसिस्टम और एक हो गया आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये दो इकोसिस्टम को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, संभावना पूरी पूरी रहती है कि ये एग्जाम में आपके आएंगे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें आपको फूड चेन और फूड वेब के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों से बस एक निवेदन है कि एग्जाम आप लोगों का बहुत नजदीक है, नजदीक का मतलब कि 15 अप्रैल से होने वाला है, ठीक है ना। और आपके पेपर लगभग थर्ड सेमेस्टर के पेपर, थर्ड ईयर के पेपर, छठवें सेमेस्टर का पेपर लगभग 20 अप्रैल के बाद है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप जितना हो सके आप रिवाइज करते रहिए, और 10 तारीख को 10 अप्रैल को आपका जूलॉजी के 2 पेपर और बॉटनी के 2 पेपर, जो 4 पेपर हैं, उनके मॉडल पेपर हम आपको देंगे। एक एक मॉडल पेपर देंगे 10 तारीख को, और एक मॉडल पेपर देंगे 12 या 13 तारीख को, ठीक है, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पेपर आएगा, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, तो पेपर कहां से आएगा, कैसे बनेगा, कितना क्वेश्चन किस यूनिट से आएगा, ये सब कंप्लीटली एक सेट आपको देंगे। जूलॉजी दोनों पेपर, बॉटनी दोनों पेपर 10 तारीख को, और एक जूलॉजी और बॉटनी के 2-2 पेपर के आपको देंगे 12 या 13 तारीख को, वो पेपर आपको दे देंगे, ठीक है ना। और मॉडल पेपर आप पहले तो अपने सिलेबस को तैयार करिए, उसके बाद आप कम समय बचेगा तो मॉडल पेपर अच्छे से तैयार करिए। पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, आप बेझिझक पूरे हल करके आएंगे, किसी में डाउट नहीं होगा कि ये मैंने सुना नहीं है, ये मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है। आप विश्वास करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर काफी सही चेक करते नहीं है, ठीक है ना, उनको पर काफी का पैसा दिखता है, दंदना के टिक देंगे वो साके, इसलिए बहुत सीरियस नहीं रहना है। नॉलेज के चक्कर में पढ़िए, पढ़ाई बेहतर तरीके से होनी चाहिए। लिखने के लिए तो हमें 4 गो ईज लगा देंगे, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि क्या किया है, एग्जामिनर जांच देता है। इसलिए आप अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, और जो पढ़िए, जानकारी लीजिए, ज्ञान अर्जित करिए, तो सॉलिड करिए, आगे जाके काम करेगा। समझ पा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।